अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड आई डिजीज़ की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी। और इसका याद रखना चाहिए कि इट इज़ अ ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। और ये होता ही है कि इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ बोथ बायलेटरल एंड यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस इज़ बेसिकली एक्स ऑफ थैलेमस। इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें जो आपकी ये वाली जो हमको फिगर मिलती है ये हमको थायरोटॉक्सिकोसिस में या ग्रेव्स अपना थायराइड आई डिजीज़ में मिलती है। ये जो बिल्कुल आंखें बाहर को आई हुई है, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोप्टोसिस। इसको हम एक्सोथैलेमस भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो ये थायराइड आई डिजीज़ है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली इट इज़ एसोसिएटेड विद अबाउट अराउंड 90% ऑफ टाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। बाकी 4% ऑफ टाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म। और 6% ऑफ टाइम में जो थायराइड लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसमें देखा गया कि मोस्ट कॉमनली जो फीमेल्स होती हैं वो इसमें ज़्यादातर अफेक्टेड होती हैं। एंड ये यूजली जो थर्ड और फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ है उसमें जाके होता है। एंड 85 to 90% हमको पेशेंट में क्या मिलता है, हमको TSH रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। रिस्पेक्टर्स क्या हैं? रिस्पेक्टर्स हैं इसमें स्मोकिंग, वही फीमेल सेक्स, मिडिल एज पर्सन क्योंकि थर्ड और फोर्थ डेकेड में हो रही है, और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी हैं लाइक HLA-DR3 और HLA-B8। अब पैथोजेनेसिस क्या है? अगर तो थायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, तो उसकी हमें पैथोजेनेसिस पता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में मोस्ट कॉमन जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में वो आता है ग्रेव्स डिजीज़ में हमें पता है कि जो IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देती हैं और वो थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा सिक्रेशन कराने लग जाती हैं। अगर तो ये ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा, थायराइड आई डिजीज़ हो रही है, मतलब ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी हुई है। ऑफ्थेल्मोपैथी की जो पैथोजेनेसिस है वो डिफरेंट है। एप्थेल्मोपैथी की पैथोजेनेसिस बेसिकली ये है कि देयर इज़ अ कॉमन एंटीजन विच इज़ शेयर्ड बिटवीन ऑर्बिटल टिश्यूज एंड थायराइड ग्लैंड। और ऑर्बिटल टिश्यूज में भी मोस्ट स्पेसिफिकली और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में से भी मोस्ट स्पेसिफिकली और इंफीरियर और मीडियल लगता है। होता क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं एक एंटीजन के खिलाफ, और वो जो एंटीजन होता है वो दोनों एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स और थायराइड ग्लैंड दोनों के अंदर वही सेम एंटीजन पाया जाता है। अब वो ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? वो ऑटो एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को जाके अटैक करती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड में भी है और आपके क्या कहते हैं ऑर्बिटल टिश्यूज़ में भी है। वहाँ पे जब वो अटैक करती हैं, स्पेशली जब वो ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द आई मसल्स में जाकर जब वो ऑटो एंटीबॉडीज टारगेट करती हैं उसे, तो होता क्या है, वो जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू है और ऑर्बिटल फैट जो है उसकी होती है इन्फ्लेमेशन। जब उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता क्या है, जो आपके एक्स्ट्राओकुलर मसल्स होते हैं दे बिकम enlarged ड्यू टू एडिमा एंड ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स लाइक लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस। और साथ में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं दे बिकम कंप्रेस्ड एंड आर अनेबल टू ड्रेन फ्लूइड, एज अ रिजल्ट दे कॉज एडिमा। ठीक है, अब दो चीज़ हुई हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं वो इनलार्ज हो रहे हैं, दूसरा सिंस वेन्स हैं वो कंप्रेस्ड हो रही हैं उसकी वजह से दे आर अनेबल टू ड्रेन फ्लूइड एंड देन दे आर कॉजिंग एडिमा। अब एडिमा भी हो रहा है और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स इनलार्ज भी हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो ऑर्बिटल कंटेंट्स होते हैं आई के पीछे बेसिकली उनकी वॉल्यूम बढ़ रही है, और उनकी वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये जो आँखें होती हैं बिल्कुल इस तरह फट के बाहर आती हैं। इसलिए ये प्रोप्टोसिस की कंडीशन होती है कि सिंस देयर इज इंक्रीज इन द बल्क ऑफ ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स, दिस कॉजेज प्रोप्टोसिस विच इज नोन एज एक्सोथैलेमस एंड दे ऑल्सो कॉज पेपिलर एडिमा। और ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्स्ट्रा मसल्स होंगे उसमें से जो मसल की बेली होगी वो इन्वॉल्व होंगे, द टेंडन्स जो होंगे टेंडन्स विल नॉट बी इन्वॉल्व। और इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली देयर विल बी फाइब्रस रिप्लेसमेंट विच वुड अकर इन द मसल विच विल लीड टू रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, डिप्लोपिया एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अगर तो वही ग्रेव्स डिजीज हुई है, हाइपरथायरॉयडिज्म हुई है, तो हमको सिर्फ एक्सोथैलेमस नहीं मिलेगा, हमको एक्सोथैलेमस के साथ साथ डिफरेंट सिस्टमिक सिम्टम्स भी मिलेंगे जो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं कि वेट लॉस होगा, स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, टैकीकार्डिया होगा और फाइन ट्रेमर्स मिलेंगे आउटस्ट्रेच फिंगर के। अगर तो सिर्फ आई से रिलेटेड है, थायराइड आई डिजीज़ हुई है पेशेंट में, तो हमको जो क्लिनिकल फीचर्स जो मिलेंगे वो दो तरह के मिलेंगे या दो स्टेजेस में मिलेंगे। एक तो कंजेस्टिव स्टेज जो कि होती है इन्फ्लेमेटरी स्टेज, इसमें जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है, इसमें जो आइज़ होती हैं दे आर रेड एंड दे आर पेनफुल। दूसरी होती है फाइब्रोटिक स्टेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्विसेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी आइज़ जो होती हैं दे आर वाइट, दे आर पेनलेस एंड देयर इज़ अ मोटिलिटी डिफेक्ट, आई की मोटिलिटी का डिफेक्ट होता है। और जो क्लिनिकल फीचर्स हैं हमने उनको फर्दर डिवाइड कर दिए फाइव क्लिनिकल फीचर्स में, जिसकी हम अलग अलग से इन डिटेल पढ़ेंगे। सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, लिड रिट्रैक्शन, प्रोप्टोसिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी। सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि अगर तो ये थायराइड आई डिजीज़ स्लोली प्रोग्रेस कर रही है
तो सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट में ये होगा कि हमको सिम्टम्स मिलेंगे ग्रिटीनेस के, लैक्रीमेशन के, फोटोफोबिया के एंड रेट्रोबल्बार डिस्कम्फर्ट के। पेशेंट जो है वो हमेशा कंप्लेन करेगा कि उसके आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, देयर इज रेट्रोबल्बार डिस्कम्फर्ट। और अगर तो ये जो डिजीज़ है इट इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिंग, तो हमको कौन से सिम्टम्स मिलेंगे? पेशेंट विल प्रेजेंट विद पेन, प्रोप्टोसिस एंड रेड आई, वही जो हमको कंजेस्टिव इन्फ्लेमेटरी स्टेज मिल रही थी। साइंस के होंगे, साइंस इसमें से इसके इवन दो 5 लिखे हुए, लेकिन अगर 2 भी आ जाए तो बहुत है। साइंस इसके एक तो पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी ड्यू टू एडिमा एंड इन्फिल्ट्रेशन बिहाइंड ऑर्बिटल सेप्टम, और साथ में कंजंक्टिवा वुड शो हाइपरीमिया एंड कीमोसिस। दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या? दूसरा क्लिनिकल फीचर इस आईलिड रिट्रैक्शन। आईलिड रिट्रैक्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई, जिस तरह हमको यहाँ पे जो अपर आईलिड है, ये जो अपर आईलिड होता है, अपर आईलिड हमें यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। होता क्या है कि जो थायराइड आई डिजीज़ होती है इसमें अराउंड 75% ऑफ पेशेंट का जो अपर आईलिड होता है वो रिट्रैक्ट कर जाता है ड्यू टू ओवर एक्शन ऑफ मलर मसल्स, कि देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड। और इसमें हमको 3 साइंस याद रखने होंगे जो कि पेपर के लिहाज से भी और वैसे क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट होते हैं। डालरेम्पल साइन याद रखना है, कॉकर साइन याद रखना है, और वॉन ग्रीफी साइन याद रखना है। अब डालरेम्पल और कॉकर साइन हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वॉन ग्रीफी साइन हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली तीनों जो साइंस हैं वो एक ही चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ड्यू टू थायराइड आई डिजीज़ प्रोप्टोसिस हो गई है और एक्सोथैल्मस हो गया। अब वो इसको डिस्क्राइब कैसे करें, और उसको डिस्क्राइब कराने का जो तरीका है वो एक तरफ से डिफरेंट है। जिस तरह डालरेम्पी साइन ये कहता है कि डालरेम्पल साइन स्टेट्स के देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड इन प्राइमरी पोजीशन, जो कि हमको कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है अराउंड 90% ऑफ पेशेंट में। इट कैन ऑकर बोथ यूनिलेटरली और बायलेटरली, कि ये रिट्रैक्शन हो गई है अपर आईलिड की प्राइमरी पोजीशन में। तो दिस इज़ नोन एज डालरेम्पल साइंस। अब कॉकर साइन क्या कहता है? कॉकर साइन ये कहता है कि ड्यू टू प्रोप्टोसिस एंड ड्यू टू रिट्रैक्शन ऑफ अपर आईलिड, जो पेशेंट की हमको वो मिलेगी अपीयरेंस जो कि देयर वुड बी स्टेयरिंग एंड फ्राइटेंड अपीयरेंस ऑफ द आइज, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है कि देयर इज स्टेयरिंग एंड फ्राइटेंड अपीयरेंस ऑफ आई। दिस इज नोन एज कॉकर साइंस। लिड लेग जो साइन होता है जिसको हम वॉन ग्रिफी साइन भी कहते हैं, वॉन ग्रिफी साइन ये सजेस्ट करता है कि जब आप अपनी आइस को जो प्यूपल हैं उनको जब नीचे देखेंगे तो आपका आईलिड है वो भी नॉर्मली ये होता है, जिस तरह आप अभी करके भी देख सकते हैं कि जैसे आप नीचे देखते हैं तो आपका जो अपर आईलिड है वो साथ साथ नीचे को मूव करता है। वॉन ग्रिफी साइन ये सजेस्ट करता है कि देयर इज़ अ लिड लैग, कि जब आप खुद नीचे देखेंगे आंखों को नीचे, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो होगा क्या, जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी जिस तरह इस वाली आई पर इफेक्ट आया हुआ है कि जैसे ये खातून दोनों आंखों को नीचे कर रही हैं तो यहाँ वाला जो आईलिड है वो तो नॉर्मल है, वो नॉर्मली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन जो यहाँ वाला आईलिड है ये आईलिड नॉर्मल नहीं है। दिस ये वाली आई इट इज़ बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम थायराइड आई डिजीज़। तो जैसे ये आई बॉल नीचे मूव कर रही है, प्यूपल नीचे को मूव कर रहा है, जो अपर आईलिड है वो नीचे को मूव नहीं कर रहा। सो दिस इज़ नोन एज लिड लैग एंड दिस इज़ नोन एज वॉन ग्रीफी साइन। ये तीनों साइंस हमको मिलते हैं आईलिड रिट्रैक्शन में। तीसरा है प्रोप्टोसिस विच इज़ नोन एज एक्सोथैल्मस, जो कि मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है। इट कैन बी एक्साइल, इट कैन बी यूनिलेटरल और बायलैटरल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, or it develops gradually or it can develop suddenly after eyelid retraction, and severe proptosis it can also cause exposure keratitis which leads to corneal ulceration, क्योंकि जब आंखें इतनी देर तक खुली रहेंगी तो ऑब्वियसली केराटाइटिस भी हो जाएगा एंड कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो जाएगी। देन देयर इज ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जो कि बहुत रेयरली देखी जाती है अराउंड 5% केसेज में, कि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व और इट्स ब्लड सप्लाई एट द ऑर्बिटल एपेक्स। और ये भी कंप्रेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ योर रेक्टाइल मसल्स एंड ड्यू टू स्वॉलन ऑर्बिटल टिश्यूज हमको ऑप्टिक न्यूरोपैथी मिल जाती है, कि वही ऑप्टिक नर्व पर उसकी ब्लड सप्लाई पर कंप्रेशन पड़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द बल्क कंटेंट ऑफ योर ऑर्बिटल कैविटी एक तरफ से। लास्ट हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, जो कि 30 to 50% केसेस में देखी जाती है। रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी ये सजेस्ट करती है कि जो ऑकुलर मोबिलिटी है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इनिशियली बाय इन्फ्लेमेटरी एडिमा एंड देन लेटर बाय फाइब्रोसिस। आँखों को सही से जो पर्सन है वो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमको पता है कि जो मीडियल और इंफीरियर रेक्टाइल मसल हैं वो यूजली इन्वॉल्व हुए हैं, तो जो उनके एक्शंस होते थे वो भी सही से नहीं हो पाते। देयर इज़ एलिवेशन डिफेक्ट एंड कॉमनली हमको एक मोबियस साइन मिलता है कि देयर इज़ वीकनेस ऑफ कन्वर्जेंस, जो दोनों आई इनको यूँ कन्वर्ज नहीं कर सकता ह्यूमन, मतलब इस साइड को नहीं कर सकता आंखों को। देयर इज़ रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी, जो कि 30 to 50% केस में देखी जाती है। एंड जो फाइब्रोटिक मसल होते हैं दे कॉज इस एलिवेशन ऑफ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर एंड डिप्लोपिया। फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन एक बताई हुई है थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी को कि किस तरह ग्रेडिंग दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिवियरली आई अफेक्टेड है। ये अगर याद होगी तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका उन्होंने निमोनिक भी दिया हुआ है, नो स्पेक्स, इसको पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट ग्रेडिंग्स दी हैं। अब डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं।
इन्वेस्टिगेशन आप कौन कौन सी कराते हैं? इन्वेस्टिगेशन याद रखनी है, एक तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली थायराइड से रिलेटेड हो रही है डिजीज़। हम इमेजिंग करेंगे ओकुलर मसल्स की, और हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग कराएंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी मिली, इसलिए हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी कराएंगे। अब जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो वो ये तीनों चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो हमने याद रखनी है, वो याद रखनी है जो हमको ऑकुलर मसल्स की इमेजिंग में मिलती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में तो हमको इन्लार्जमेंट मिलेगी रेक्टाइल मसल्स की, मोस्ट कॉमनली इंफीरियर और मीडियल रेक्टाइल। लेकिन जो चीज़ याद रखनी है, जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछी भी जाती है, वो ये याद रखनी है कि जब हम सिटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे तो उसमें हमको बेलीज की इन्लार्जमेंट मिलेगी, बट देयर वुड बी स्पेयरिंग ऑफ द टेंडन्स। मैंने पीछे भी बताया था कि टेंडन्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते, जो बेलीज होती हैं मसल की वो अफेक्ट होती हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे पैथोजेनेसिस में लिखा हुआ भी है कि जो टेंडन्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है सीटी स्कैन और एमआरआई पे जो हमको मिलती है, वो हमको याद रखनी है कि देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ द बेलीज एंड स्पेयरिंग ऑफ द टेंडन्स। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है दैन हम इसको ट्रीट कर लेते हैं प्रोपाइलथायोयूरेसिल से या रेडियो एक्टिव आयोडीन से या थायरॉयडेक्टमी से। अगर ऑकुलर डिस्कम्फर्ट मिल जाए और ड्राइनेस को कंट्रोल करना है तो हम आर्टिफिशियल टेयर्स देते हैं, हम लुब्रिकेंट्स देते हैं बेड टाइम पे, हम आईलेट की बाकायदा टिपिंग कराते हैं, टेप से आईलेट को बंद कर देते हैं ड्यूरिंग स्लीप ताकि जो एक्सपोजर केरोटोपैथी है वो अवॉइड हो सके। और हम टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं लाइक स्टेरॉइड्स और एनसेट्स। और जो अगर हमको ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन करानी हो ड्यू टू एक्सपोजर केराटोपैथी या ड्यू टू ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन या ड्यू टू एडवांस प्रोप्टोसिस, तो उसके फर्दर नॉन सर्जिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा हम दो और कौन कौन सी चीज़ें करा सकते हैं? हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की सर्जरी करा सकते हैं या हम आईलिड की सर्जरी करा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू थायराइड आई डिजीज़। आई होप ये इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।